हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन, ये आपके पेपर नंबर 3 का पोर्शन है एल्गी। सो इसमें मैंने फर्स्ट यूनिट कवर करवा रही हूँ। मैंने इसमें आपको डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स बता दिए हैं, किसके, एल्गी के। तो एल्गी होता क्या है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा उसके हैबिटेट्स मैंने आपको बता दिए और स्मिथ का क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास में हम एल्गी में होने वाले या एल्गी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें कहते हैं वर्णक, और उसके अलावा उनमें पाए जाने वाले रिजर्व फूड की बात करेंगे, जिन्हें कहते हैं संचित भोजन। अब एक बात ध्यान रखना, आपके इस पेपर में अब तक के पढ़ाए हुए पोर्शन में क्या क्या आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार आपको शॉर्ट नोट में एल्गी में पाए जाने वाले संचित भोजन या रिजर्व फूड भी पूछ सकते हैं। कई बार आपको स्मिथ का क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं बड़े क्वेश्चन में, और कई बार आपको पिगमेंट्स भी पूछ सकते हैं, या बड़े क्वेश्चन में आपको पिगमेंट्स और रिजर्व फूड दोनों भी पूछ सकते हैं। तो अगर स्मिथ के क्लासिफिकेशन में हमारे थ्रू कोई मिस्टेक हुई हो तो इन रिजर्व फूड्स और पिगमेंट्स के थ्रू हम उन्हें क्लियर कर लेंगे, ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपको एग्ज़ाम में करने में आसानी हो। तो पिगमेंट्स, तो एल्गी या एल्गल सेल्स को डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स, या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो जो एल्गल सेल्स होती है, इन एल्गल सेल्स को अलग अलग प्रकार के रंग पिगमेंट्स के द्वारा प्रदान किए हुए होते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स जब किसी एल्गी में होते हैं तो उस एल्गी का रंग उसमें उपस्थित पिगमेंट्स पे निर्भर करेगा। पिगमेंट्स को कहते हैं वर्णक, ये ध्यान रखना, वर्णक। तो इन वर्णकों की उपस्थिति के कारण ही एल्गल सेल्स में कलर पाया जाता है। मैंने बताया था फियोफाइसी में भूरे कलर के शैवाल होते हैं, रोडोफाइसी में रेड कलर के होते हैं, साइनोफाइसी में हरे व नीले कलर के होते हैं। इस तरह ये डिफरेंट टाइप के जो कलर है एल्गीज में, ये कलर्स किसकी वजह से होते हैं, पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण। तो एल्गीज में जो पिगमेंट्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में बाउंड होते हैं या द्विआवरणीय संरचना में आवृत होते हैं। तो एल्गीज में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में बंधे हुए होते हैं या पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स किस में पाए जाते हैं, तो एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स द्विआवरणीय संरचना या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। इन प्लास्टिड्स में उपस्थित पिगमेंट्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं। वो कैसे कैसे होंगे, देखो, ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये प्लास्टिड भी दो टाइप के होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्णक। तो ये पिगमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लास्टिड। तो इन प्लास्टिड में ये पिगमेंट पाए जाएंगे, और इन पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण ही ये जो एल्गी होते हैं वो रंग युक्त होते हैं। अब देखो, ये जो प्लास्टिड होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं। और ये कितने टाइप के होंगे आगे, ये भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और
क्रोमेटोफोर्स। अब ये ध्यान रखना आप कि एल्गीज को कलर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, पिगमेंट्स के द्वारा। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को प्लास्टिड कहते हैं। ये प्लास्टिड दो टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं जबकि क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं। और ये क्रोमोप्लास्ट को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं, ये क्रोमोफोर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं। मीन्स क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट है, इट मीन्स ये हरे रंग के होंगे। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये रोडोफाइसी और फियोफाइसी के सदस्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसमें प्लास्टिड की बात। अब हम बात करते हैं एल्गीज में पाए जाने वाले पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं एल्गीज में, मुख्यतया क्लोरोप्लास्ट, कैरोटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। एल्गी में पाए जाने वाले मुख्य पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। तो एल्गी की सेल्स में पाई जाने वाले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स कौन कौन से आ गए, क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। जो क्लोरोफिल होता है ये A, B, C, D, E प्रकार का होता है जो डिफरेंट एल्गीज में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कितने प्रकार का होगा, A, B, C, D, E। और जो कैरोटिनोइड्स होता है, ये कैरोटिनोइड्स पिगमेंट्स तीन टाइप के पाए जाएंगे, क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स। लेकिन जो क्लोरोफिल होता है वो कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का। क्लोरोफिल A, B, C, D और E। तो ये 5 प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाएगा अलग अलग एल्गीज में। उसके अलावा ये कौन से रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, हरे रंग के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स एल्गीज का हरा रंग किसके कारण होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण एल्गी का रंग हरा होगा। फिर हम बात करते हैं कैरोटिनोइड्स। तो कैरोटिनोइड्स में पीले, लाल, नारंगी, नीला आदि। तो मोस्टली ये जो कैरोटिनोइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। तो ये जो कैरोटिनोइड्स पिगमेंट्स होते हैं ये एल्गी को कौन कौन सा रंग देंगे, ये रंग देंगे भूरा, पीला, लाल, नारंगी आदि कलर। अगर किसी एल्गी का है तो उसमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाएंगे, कैरोटिनोइड्स। तो किसी एल्गल सेल्स में कैरोटिनोइड्स उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति के कारण एल्गी का रंग कैसा कैसा हो सकता है, या तो भूरा हो सकता है, या पीला हो सकता है, या लाल हो सकता है, या नारंगी हो सकता है। इस तरह ये डिफरेंट टाइप्स के एल्गीज में कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर आता है फाइकोबिलिन्स। तो ये जो फाइकोबिलिन्स है वो एल्गी के नीले व लाल रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कैरोटिनोइड्स एल्गी के पीले, भूरे, नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्लोरोफिल हरे रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं एल्गी के। उसी प्रकार एल्गी के नीले लाल रंग के लिए फाइकोबिलिन्स नामक पिगमेंट्स उत्तरदायी होते हैं। तो अगर ये फाइकोबिलिन्स इरिथ्रिन है तो ये रेड कलर के लिए उत्तरदायी होंगे, और ये अगर फाइकोसाइनिन है तो ये ब्लू कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि फाइकोबिलिन्स नीले और लाल रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्हें आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। तो जो फाइकोइरिथ्रिन है वो रेड कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि फाइकोसाइनिन ब्लू कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो शॉर्ट में ये ओवरऑल मैंने आपको पिगमेंट्स बता दिए हैं कि एल्गीज में ये डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के लिए या पिगमेंट्स
एल्गी के डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए ये पिगमेंट्स उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें उपस्थित संचित भोजन का। हाँ, ये ध्यान रखना, आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि एल्गी में पाए जाने वाले संचित भोजन को बताइए या एल्गी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वर्णकों के बारे में बताइए। रिजर्व फूड इन एल्गी या शैवालों में संचित भोजन। तो शैवालों में संचित भोजन कौन कौन सा होता है, मैं आपको इसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि इन शैवालों में संचित भोजन कौन कौन से आते हैं। तो शुरू करते हैं क्लोरोफाइसी से। तो इन डिफरेंट क्लासेस में रिजर्व फूड कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको मैं अभी बताती हूँ। तो क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड होता है स्टार्च, यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलन, स्टार्च और फैट रिजर्व फूड होता है। तो ये जो क्लासेस है, इन क्लासेस में मैंने आपको ये बताया है कि इन डिफरेंट क्लासेस में कौन कौन से रिजर्व फूड पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि 3 विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स एल्गल सेल्स में पाए जाते हैं जो उनके विभिन्न रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं या डिफरेंट कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसी प्रकार से एल्गीज में रिजर्व फूड या संचित भोजन भी पाया जाता है जो उनमें पोषण को बताता है कि कौन से टाइप के एल्गा या कौन सी क्लास के एल्गा किस टाइप का पोषण प्राप्त कर रहे हैं या किस टाइप का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो देखो आप, जैसे कि क्लोरोफाइसी की अगर बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से पिगमेंट्स उनमें रंग के लिए उत्तरदायी थे। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ये 3 मुख्य पिगमेंट्स थे जो उनमें कलर के लिए उत्तरदायी थे। उसी प्रकार से एल्गीज में संचित भोजन के रूप में मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड्स, फैट व ऑयल, क्या क्या, पॉलीसेकेराइड, ऑयल्स व फैट, ये 3 मुख्य भोज्य संचित पदार्थ होते हैं एल्गीज में। तो जिस प्रकार पिगमेंट्स की बात करूँ तो पिगमेंट्स कौन कौन से हो गए, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और उसके अलावा फाइकोबिलिन्स। उसी टाइप से संचित भोजन की बात करूँ तो पॉलीसेकेराइड, फैट और ऑयल इसमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले संचित भोजन होते हैं। तो क्लोरोफाइसी में संचित भोजन होता है स्टार्च, यूग्लिनोफाइसी में होता है पैरामाइलम, स्टार्च और फैट, क्राइसोफाइसी में होता है ल्यूकोसिन व फैट, ज़ैंथोफाइसी में होता है ऑयल, फैट व ल्यूकोसिन, बेसिलियरियोफाइसी में होता है, हाँ, ये जो डिफरेंट टाइप्स के एल्गास हैं इनमें संचित भोजन क्या क्या आएंगे। क्लोरोफाइसी में स्टार्च आ गया, यूग्लिनोफाइसी के सदस्यों में पैरामाइलम स्टार्च आ गया,
क्राइसोफाइसी में ल्यूकोसिन व फैट आ जाएगा रिजर्व फूड के रूप में। ज़ेनथोफाइसी में ऑयल, फैट और ल्यूकोसिन पार्टिकल्स आ जाएंगे रिजर्व फूड के रूप में। बेसिलेरियोफाइसी में ऑयल, ल्यूकोसिन व वोल्यूटिन कण आ जाएंगे रिजर्व फूड के रूप में। फियोफाइसी में मैनिटोल व लेमिनेरिन आ जाएंगे एज अ रिजर्व फूड। और जो रोडोफाइसी है उसमें फ्लोरिडीन, स्टार्च व गैलेक्टोसाइड आ जाएगा एज अ रिजर्व फूड। और साइनोफाइसी में साइनोफाइसिन, स्टार्च एज अ रिजर्व फूड आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एल्गीज में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और रिजर्व फूड्स के बारे में बता दिया है कि इतने टाइप के इनमें रिजर्व फूड्स होते हैं। तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों में स्टार्च एज अ रिजर्व फूड रहेगा, यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलम, स्टार्च और फैट एज अ रिजर्व फूड रहेंगे। क्राइसोफाइसी में ल्यूकोसिन व फैट पार्टिकल्स एज अ रिजर्व फूड रहेंगे। ज़ेनथोफाइसी में ऑयल, फैट और ल्यूकोसिन एज अ रिजर्व फूड रहेंगे। बेसिलेरियोफाइसी के सदस्यों में ऑयल, ल्यूकोसिन व वोल्यूटिन कण रिजर्व फूड या संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं। फियोफाइसी में मैनिटोल व लेमिनेरिन एज अ रिजर्व फूड या संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं। रोडोफाइस में फ्लोरिडीन, स्टार्च या गैलेक्टोसाइड एज अ रिजर्व फूड पाए जाते हैं। और साइनोफाइसी में साइनोफाइसिन, स्टार्च एज अ रिजर्व फूड पाए जाते हैं। तो ये हुई इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और रिजर्व फूड की बात। अब हम पढ़ते हैं एल्गीज में होने वाला रिप्रोडक्शन। तो एल्गीज में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। तो जिस प्रकार फंजाई में भी सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जा रहा था, उसी टाइप से फंजाई में भी वेजिटेटिव, सेक्सुअल व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गी में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि एल्गी में वेजिटेटिव, सेक्सुअल व असेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे वेजिटेटिव या कायिक जनन। ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें मैं अब बार बार हिंदी में लिखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई हिंदी इंग्लिश का इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कहते हैं कायिक जनन। तो ये कायिक जनन किस किस प्रकार से होता है वो देखो। फर्स्ट देखो कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया में जो एल्गल फिलामेंट होता है, वो एल्गल फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और टूटता कब है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होना होता है, मीन्स जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, तब एल्गी का जो फिलामेंट होता है, उसकी जो बॉडी होती है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट के बाद में एक नया थैलस या मात्र थैलस बना लेती है। सेकंड है सेल डिवीज़न। कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। इन एक कोशिकीय एल्गीज में सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है और सेल डिवीजन्स के थ्रू मदर सेल से दो छोटी छोटी या दो से अधिक छोटी छोटी सेल्स सेल डिवीज़न के थ्रू बाहर निकल जाती है और प्रत्येक सेल एक नए एल्गल फिलामेंट का निर्माण करती है। तो जो यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं, उनमें
सेल डिविजन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और जो छोटी छोटी सेल्स डिवाइड हुई वो छोटी छोटी सेल्स आगे जाके नए थैलस का निर्माण करते हैं। अब देखो थर्ड है हॉर्मोगोन्स। कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जिनकी जो फंगल बॉडी होती कुछ एल्गीज ऐसे होती है जिनकी जो एल्गल बॉडी होती है वो एल्गल बॉडी कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है या कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, हॉर्मोगोन्स। ऐसे ये यहाँ से अलग हुआ ऐसे दिखता है, इसे कहते हैं हॉर्मोगोन्स। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब कुछ एल्गी की बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ये प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, हॉर्मोगोन्स। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब ये जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करता है या नए एल्गा का निर्माण करता है, जैसे कि नोस्टॉक। और ये इसका एग्जाम्पल है जैसे यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक। ठीक है, तो हॉर्मोगोन्स नोस्टॉक में मोस्टली बनते हैं। फिर देखो हाँ, ऑसिलेटोरिया में भी इस तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फोर्थ है सेल स्प्लिटिंग। इसमें जो मदर सेल होती है उस मदर सेल्स में या उन मदर सेल में डिवीज़न होता है और दो डॉटर सेल्स बनती है। ये डॉटर सेल्स आगे जाके नए एल्गल फिलामेंट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में सेल स्प्लिटिंग में सेल स्प्लिट होती है, मीन्स जो मदर सेल होती है वो दो खंडों में विभक्त हो जाती है और दो डॉटर सेल्स बनाती है। ये डॉटर सेल्स जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब नए एल्गल फिलामेंट का निर्माण करती है। फिर आता है होमोसिस्ट। होमोसिस्ट कैसे होता है, देखो ये है नोस्टॉक की बॉडी। ठीक है, मीन्स ये एक एल्गी है नोस्टॉक। तो इसमें क्या होता है, ये एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बनाता है। कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब वह एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है बनाते हैं। ये जो विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है वो थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड मीन्स मोटी भित्ति युक्त होती है। और ये जो मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं होती है ये जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तब मेन बॉडी से अलग होकर जर्मिनेट होकर नए एल्गल फिलामेंट का निर्माण करता है। फिर देखो बाई ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा कि जो एल्गी के राइजोइड्स होते हैं वो राइजोइड्स क्या होंगे, फूल जाएंगे। फूल कर ये एक गोल संरचना का निर्माण या गांठनुमा संरचना का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फूल जाएंगे। क्यों फूलेंगे, संचित भोजन का संग्रह करके। तो कुछ एल्गीज क्या होते हैं अपने राइजोइड्स या रूट वाले पोर्शन से क्या करेंगे, राइजोइड्स किन्हें कहते हैं, मूलाभास। तो ये जो राइजोइड्स होते हैं कुछ एल्गी में जो नीचे की सरफेस पे उपस्थित होते हैं, ये भोजन संचित भोजन का संचय कर लेंगे या स्टार्च का संचय कर लेंगे और संचय करने के बाद में एक गोल गांठनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये गांठनुमा संरचना बाद में जर्मिनेट होकर नए फंगल फिलामेंट का निर्माण करती है। फिर देखो बडिंग। इसमें क्या होता है, एल्गी के फिलामेंट से एक वेसाइकल के रूप में या एक पुटिका के रूप में गोल उभार युक्त संरचना का निर्माण होता है। ये उभारनुमा संरचना एक पट्ट के द्वारा अलग हो जाती है और ये जो उभारनुमा संरचना होती है जो अपने मातृ तंतु से अलग हो गई या मदर फिलामेंट से अलग हो गई या अनुकूल परिस्थितियों में नए फिलामेंट का निर्माण करती है। फिर देखो
ये हो गई बडिंग। फिर देखो अमाइलम स्टार, ये जो अमाइलम स्टार होते हैं ये एक मल्टी सेलुलर संरचना होती है जो एल्गी के द्वारा बनाई जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टार्च का संग्रहण कर लेती है, और जब ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टार्च का संग्रहण कर लेती है तो संग्रहण करके ये फूल के तारे नुमा संरचना का निर्माण करती है। इस कारण इसे एमाइलम स्टार कहते हैं। और ये एमाइलम स्टार जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब अनुकूल परिस्थितियों में मदर फिलामेंट से अलग होकर जर्मिनेट होंगे और नए एल्गल फिलामेंट का निर्माण करते हैं। फिर देखो आता है प्रोटोनीमा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटोनीमा किसे कहते हैं? तो ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। फिलामेंटस मीन्स तंतुनुमा। तो प्रोटोनीमा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है या तंतुनुमा संरचना होती है जो oospore के जर्मिनेशन से प्राइमरी फिलामेंट का निर्माण करते हैं। सो अगर आपसे पूछिए प्रोटोनीमा क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो प्रोटोनीमा एक स्पेशल फिलामेंटस या तंतुनुमा संरचना होती है जो oospore या युग्मनज के जर्मिनेशन से एक प्राइमरी फिलामेंट का निर्माण करती है या युग्मनज के अंकुरण से एक प्राथमिक तंतु का निर्माण करती है, जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। ये प्रोटोनीमा आगे डिविजन्स करके सेकेंडरी फिलामेंट का निर्माण करेगी और इस तरह कंप्लीट एल्गल फिलामेंट से एल्गल थैलस का निर्माण करती है या एल्गी के सुकाय का निर्माण करती है। फिर लास्ट देखो स्टोलन्स। ये एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है जो एल्गी के नीचे की सरफेस से या थैलस से निकलने वाली संरचनाएं होती है। तो स्टोलन्स क्या होते हैं? ये एल्गी के थैलस से नीचे की ओर निकलने वाली शाखाएं होती है, या मैं यूँ कहूँ कि जो एल्गी का थैलस होता है जो कि रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है। तो ये एक ऐसी संरचना होती है जो एल्गी के थैलस से निकली हुई रहती है और छोटी छोटी ब्रांच के रूप में ये निकली हुई रहती है, जिन्हें स्टोलन्स या भूस्तारिका कहते हैं। ये क्या करती है? ये जमीन के अंदर सरकती हुई रहती है और नए फिलामेंट्स को बनाती जाती है, और इस तरह से पुराना फिलामेंट या पुराना थैलस मर जाता है और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना के नया थैलस बना लेती है। एक है बल्बिल्स फॉर्मेशन। तो बल्बिल्स में क्या होता है कि ये संचित भोजन या भोज्य पदार्थों का संचय करके एक गोलाकार संरचना या उभार का निर्माण कर लेती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मेन फिलामेंट से या मुख्य तंतु से अलग हो जाता है, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब नए एल्गल फिलामेंट का या थैलस का निर्माण करता है। इस तरह से आपके एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।